हे फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिया एंड वेलकम टू माय वाईटी चैनल चोक एंड डस्टर्स क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम साइंस के लेवल फर्स्ट के रिटमेंस के जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी बात करने वाले हैं। और मैंने जो है इजी टॉपिक को पहले रखा है ताकि आपको बर्डन फील ना हो भी किस तरीके से आपका पूरा सिलेबस है वो कवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और कुछ जो हार्ड टॉपिक होते हैं अगर पहले ले लिए जाए ना तो डर पहले ही बढ़ जाता है कि पता नहीं समझ आएंगे या नोट्स में किस तरीके से हम लर्न करेंगे वो चीज़ें। तो मैंने आज जो आपके लिए दो टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज तीसरा और बहुत ही शॉर्ट और स्वीट सा टॉपिक है और बहुत ही इजी है, एक बार में समझ आएगा, हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। मैं आपको इस क्लास को शुरू करने से पहले ही बता देती हूँ फ्रेंड्स, आप जो भी साइंस पढ़ रहे हैं ना उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना व्यवहारिक चीज़ें पढ़ना, उदाहरण पढ़ना। मेरी बात मान लो कि आपको उदाहरण से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको किसी भी तरीके के ऐसे फिगर वाले रासायनिक अभिक्रियाओं वाले इतने हैवी क्वेश्चन आपसे नहीं पुट किए जाएंगे। यूट्यूब पे बहुत धुआंधार क्लासेस लगाई जा रही है, वो टीचर्स ये नहीं सोच रहे कि बच्चे किस तरीके से कवर करेंगे, कैसे वो याद करेंगे। जो बच्चा 10th क्लास में साइंस छोड़ चुका है और इतने साल बाद उसका साइंस से पाला पड़ रहा है और उसका लेवल भी लेवल फर्स्ट है, उनके लिए इस तरह की क्लासेस सिर्फ और सिर्फ वॉचिंग टाइम बढ़ाने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए इतना हैवी कंटेंट देना कहीं की समझदारी नहीं है। इस जो टॉपिक है इसमें मैं आपको सबसे ज़्यादा व्यवहारिक चीज़ें बताऊंगी और वो ही एज इट इज़ आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगी। तो हम अपना टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। जो पदार्थ होता है उसकी भौतिक अवस्था भी होती है, रासायनिक भी होती है, उसके अंदर भौतिक गुण भी होते हैं। जो मूर्त होते हैं, मनोविज्ञान में पढ़ते हैं ना अपन की मूर्त और अमूर्त। मूर्त जो सामने दिखाई दे, अमूर्त जो दिखाई ना दे, ठीक है। तो भौतिक गुणधर्म भी होते हैं कई चीज़ों के, सभी चीज़ों के, और रासायनिक गुणधर्म भी होते हैं। भौतिक जो सामने से दिखते हैं आराम से हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन जो है आसानी से, रासायनिक गुणधर्म जो है वो आसानी से नहीं दिखते। दोनों ही चीज़ें होती है प्रत्येक पदार्थ के अंदर। तो आज जो है सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे भौतिक गुणधर्म। एक वस्तु का भौतिक गुणधर्म क्या होता है? ऐसे परिवर्तन जो आसानी से पहचाने एवं मापे जा सके। कोई भी वस्तु है उसके अंदर ऐसे परिवर्तन हो जाना जिनको हम आसानी से पहचान सकें, माप सकें, देख सकें, उन्हें भौतिक गुणधर्म कहते हैं। जैसे किसी चीज़ का द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, लंबाई होगी, घनत्व हो गया, रंग, क्षेत्रफल इत्यादि सब प्रकार की। जैसे आप जब अंदर ही अंदर रहते हैं तो आपका रंग थोड़ा साफ हो जाता है ना। और आप जब लगातार तेज धूप में घूमते रहते हैं आपका रंग काला हो जाता है ना। तो ये कौन सा गुण है, कौन सा गुणधर्म या कौन सा परिवर्तन होगा? ये भौतिक परिवर्तन है। वापस से आप उसमें वापस आप अंदर जाओगे, तब अंदर रहोगे कुछ दिन तक, वापस आपका रंग साफ हो जाएगा, है ना। आप पहले बचपन में आपकी लंबाई कम थी, लंबाई बढ़ी, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। देखने पे पता चल रहा है पहले आपकी लंबाई कम थी और फिर ज़्यादा हो गई, है ना। आप पतले होते हो, मोटे हो जाते हो, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, भौतिक गुणधर्म है जो दिखाई दे रहा है ना। तो भौतिक गुणधर्म वही होते हैं जो हमें आसानी से दिख जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे परिवर्तन जो आसानी से पहचाने और मापे जा सकें, जिन्हें मापने पर पदार्थ में कोई परिवर्तन न हो, उन्हें भौतिक गुणधर्म कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, आयतन, लंबाई, घनत्व, रंग और क्षेत्रफल। इस तरह के गुणधर्म जो आसानी से दिख जाए, जो मूर्त रूप में हमें सामने से दिखाई दे, इनके लिए कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता देखने के लिए। रासायनिक गुणधर्म। अब रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? ऐसे गुणधर्म जिन्हें आसानी से पहचाना एवं मापा न जा सके, जिनके मापन पर परिवर्तन आवश्यक है। अगर इनको हम मापेंगे ना तो इनके अंदर परिवर्तन दिखेगा हमें, ठीक है। रासायनिक गुणधर्म कहलाते हैं और ये अमूर्त होते हैं, जल्दी से नहीं दिखते। जल्दी से क्या? बगैर कोई अभिक्रिया के इन्हें पहचाना नहीं जा सकता। जैसे दहनशीलता हो गया, किसी वस्तु के अंदर जलने का गुण है, क्या वस्तु देख के हम पता लगा सकते हैं कि इसमें जलने का गुण है या नहीं है? अभिक्रियाशीलता, कोई चीज़ अभिक्रिया कर सकती है ये देखने भर से नहीं पता चलता, करवाने के बाद पता चलता है। कोई चीज़ अम्लीय है, क्षारीय है, हमें पता चलता है क्या? देखते ही नहीं चलता, है ना। जब हम उसके अंदर किसी प्रकार का कोई अन्य एंजाइम वगैरह मिक्स करके कोई अभिक्रिया करवाते हैं तब हमें पता चलता है कि इस तरह की चीज़ है, इसका रासायनिक गुणधर्म ये है। तो रासायनिक गुणधर्म होते हैं, उनके अंदर चेंजेस होते हैं जब उन्हें मापते हैं और ये अमूर्त होते हैं, जल्दी से नहीं दिखते। भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है?
अब आगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक गुणधर्म, पहले भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म को हमने जान लिया। उन गुणों को जानने के बाद हम पता लगा सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो गुण जान लिए तो परिवर्तन का भी पता चल जाएगा। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिससे पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था में, भौतिक अवस्था जो सामने दिख रही है, जो मूर्त अवस्था है, ठीक है, परिवर्तन हो। रासायनिक संगठन या रासायनिक गुणधर्मों में कोई भी परिवर्तन ना हो, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। यानी उसके अंदर आंतरिक रूप से कोई परिवर्तन ना हो, उसके सिर्फ मूर्त चीज़ों में परिवर्तन हो, उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ है, आप इसके अंदर को अवस्था परिवर्तन हो जाती है। जैसे बर्फ़ हो गई, बर्फ़ होती है वो पिघल गई, पिघलने के बाद में पानी बनेगा, पानी को वापस से हम बर्फ़ बना सकते हैं ना, तो ये भौतिक परिवर्तन है। जैसे क्वथन, क्वथन मतलब उबलना, कोई जो पानी है वो उबल गया, उसको बाद में ठंडा कर सकते हैं ना, सेम अवस्था में ला सकते हैं, भौतिक परिवर्तन। संघनन, बूंदे जो पानी है वो सुसंगनित भी हो जाता है, उसको वापस उसी अवस्था में ला सकते हैं। हिमकरण, क्रिस्टलन, निक्षेपण, ऊर्ध्वपातन, ये सभी परिवर्तन है ना, भौतिक परिवर्तन है। इनके जरिए जो परिवर्तन होते हैं ना, वो भौतिक परिवर्तन होते हैं। ये वापस से अपनी सेम कंडीशन में आ सकते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। मतलब अगर इनको इस तरीके से परिवर्तन किया गया है ना, ये वापस से सेम कंडीशन में आ जाएंगे। इस तरीके से ये रिवर्सेबल होते हैं, वापस से अपनी सेम कंडीशन में आ जाते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, रिवर्सेबल होते हैं। ठीक है, जैसे बर्फ़ का पिघलना, मोम का पिघलना, जल का वाष्प में बदलना, जल वाष्प का जल में बदलना, जल का बर्फ़ में बदलना, कपूर का उड़ना। अब कपूर का उड़ना है, जब हम बंद डब्बे में कपूर रखेंगे ना और वो उड़ जाएगा, तो वो वापस से उसी डब्बे में घूम घुमा के वापस उसकी तल पे बैठ जाएगा। जैसे रेत का जमना, वापस से रेत एक बार जम गई, बारिश आई, वापस से धूप पड़ी, सूखी, और वापस से वो सूख जाएगी अच्छे से। ठीक है, तो ये परिवर्तन है। इनके अंदर किसी भी प्रकार का नया उत्पाद, यानी भौतिक परिवर्तन जो है, कोई भी उदाहरण आए आपको नहीं समझ आए ना, आप उस उदाहरण को व्यवहार में ला के देखना कि क्या उससे नया उत्पाद बन रहा है। नहीं बन रहा तो वो कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। नया उत्पाद रासायनिक में ही बनता है, भौतिक में नहीं बनता। उसके बाद में विलयन निर्माण, ठीक है, जल प्लस नमक विलयन, ये भी भौतिक है। शक्कर प्लस जल का विलयन, ये भी भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, किसी वस्तु का ठंडा या गर्म होना, कोई वस्तु ठंडी या गर्म होती है तो वो सेम कंडीशन में वापस आ जाती है ना। ठीक है, लोहे का गर्म होना, ये लोहा लिखा हुआ है, लोहे का गर्म होना। बल्ब का जलना, उसको बंद कर देंगे तो वो बुझ जाएगा, वापस से जला लेंगे, सेम कंडीशन में आ जाएगा, है ना। लोहे का चुंबकन होना, कांच का टूटना, यानी कांच का टूट, आप सोचेंगे कि कांच टूट गया, ये वापस कैसे अपनी कंडीशन में आएगा, क्या नया उत्पाद मिला है, नहीं मिला। रिवर्सेबल होना भी जरूरी है, और नया उत्पाद ना बने, अगर कोई चीज़ में नया उत्पाद नहीं निकल के आ रहा ना सामने, तो वो भौतिक में गिना जाएगा। बादलों का बनना, है ना। फिर आते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन होते हैं ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। मैंने पहले ही बताया था, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता, रासायनिक परिवर्तन के अंदर नया पदार्थ बनता है। मोटा मोटा इनके अंदर यही परिवर्तन है, क्योंकि कई बार ना जो कोई चीज़, जैसे फलों को काट के रखते हैं तो पूछ लिया जाता है भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, तो उससे कोई नया उत्पाद नहीं बन रहा तो वो भौतिक में आएगा। लेकिन अपन क्या सोचते हैं कि फल तो कट गए, उसको वापस से कैसे जोड़ सकते हैं, वापस से नहीं जोड़ सकते, लेकिन फिर भी उससे नया उत्पाद नहीं बन रहा है, इसीलिए उसको भौतिक परिवर्तन ही कहेंगे। रासायनिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है और इस नए पदार्थ के रासायनिक गुण एवं संगठन भिन्न होते हैं। यानी जो नया पदार्थ निकल के सामने आया है ना, उसके रासायनिक गुण और संगठन दोनों ही भिन्न होते हैं। ठीक है, उदाहरण देखो, दहन, जैसे कागज़ है, कागज़ को अपन ने जला लिया, ठीक है, उससे राख मिलेगी, राख मिल गई, क्या राख के जो गुण हैं वो सेम कागज़ के जैसे हैं, नहीं है ना, अलग है ना। तो रासायनिक परिवर्तन के अंदर जो नया पदार्थ मिलेगा, ये भी एक पॉइंट है, भी नया पदार्थ निकलना जरूरी है, और उस नए पदार्थ के गुण है ना, वो मेन पदार्थ से अलग होंगे। ठीक है, जैसे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना है ना, वो भौतिक परिवर्तन के अंदर आएगा, आपको ऐसे ही घुमाया जाएगा। ठीक है, मोमबत्ती पिघलना तो भौतिक में आएगा, लेकिन मोमबत्ती जलना किस में आएगा, रासायनिक में आएगा। कागज़ का जलना,
लकड़ी जलना, लकड़ी से राख बन जाएगी, है ना, उसके गुण धर्म अलग होंगे, लकड़ी के अलग हैं। कपूर जलना, कपूर का उड़ना जो है ना वो भौतिक में आएगा, ठीक है। कपूर का उड़ना, कपूर जो है इसका उड़ना भौतिक में आएगा, लेकिन कपूर का जलना किस में आएगा, ये रासायनिक में आएगा। अपन आरती करते हैं तब कपूर जलाते हैं ना, मंदिरों में आरती होती है, कपूर जलाया जाता है, क्या वापस से उसको सेम कंडीशन में ला सकते हैं? नहीं ला सकते, क्योंकि वो चेंज हो चुका है, उससे एक नया पदार्थ बन चुका है, अब उसको वापस से सेम कंडीशन में नहीं ला सकते। वहीं पे कपूर अगर किसी डिब्बे में बंद है, ठीक है, और उसमें वो उड़ गया, ठीक है, उदरोपातन हो गया, उसका ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है ना, द्रव अवस्था में नहीं आता, इसको उदरोपातन बोलते हैं। और जो कपूर होता है ना इसका उदरोपातन होता है। उदरोपातन होने के बाद में अगर किसी डब्बे में बंद है और वहाँ पे ये उड़ा है ना, तो वापस से घूम घुमा के उस डब्बे में वापस उसकी तली पे आके वापस बैठ जाएगा। तो वो कैसा परिवर्तन है, वो भौतिक है। लेकिन कपूर जब जल ही गया तो वापस नहीं आएगा अपनी सेम कंडीशन में, नया उत्पाद बनेगा, तो रासायनिक परिवर्तन। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। और जब उदाहरण आप किसी भी टॉपिक में पढ़ रहे हो ना फ्रेंड्स, याद रखना उदाहरण से ही क्वेश्चन बनेंगे। आपके 5 ही क्वेश्चन बनने वाले हैं साइंस के अंदर, और सब के सब आपके उदाहरण से ही बनेंगे। चाहे वो आंखों से रिलेटेड जो हमने लेंस वाला पार्ट कवर किया है, अमल वाला, क्षार वाला, है ना, आपकी व्यवहारिक चीज़ों में जो साइंस के पार्ट आ रहे हैं ना, वो व्यवहारिक चीज़ों यानी उदाहरण से ही बनेगा क्वेश्चन। आपको चाहे कोई कितने ग्रंथ ही पढ़ा ले, लेकिन जो प्रश्न आएगा ना वो उदाहरण से ही आने वाला है। इसीलिए आपको बार बार एक ही बात बोली जा रही है, ग्रंथ पढ़ने का मतलब नहीं है, उतना ही पढ़िए जहाँ से आपको क्वेश्चन लग जाए, ठीक है। 5 ही क्वेश्चन बनने वाले हैं, 4-4, 5-5 घंटे की क्लास आपको दी जा रही है, कहीं पे भी वो रिलेवेंट नहीं है आपके साथ, वो एक किस्म का आपकी टाइम वेस्टिंग है बस, और कुछ नहीं है इसके अलावा, ठीक है। जैव अपशिष्ट का सड़ना, जैव अपशिष्ट होते हैं वो सड़ जाते हैं, क्या वापस उसी कंडीशन में आ सकते हैं? नहीं। और नया पदार्थ क्या बनता है? खाद बनती है, खाद बनती है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। फलों का सड़ना, फल सड़ जाते हैं, है ना, उसको भी हम खाद में परिवर्तित कर सकते हैं, तो वो भी रासायनिक परिवर्तन है। खाद्य पदार्थ सड़ जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन। आटे से रोटी बनना, आटा गीला हो गया, रोटी बना ली अपन ने, रोटी सिक गई, क्या वापस रोटी को गीली करके आटा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। रोटी के गुणधर्म अलग है, आटे के गुणधर्म अलग है, तो ये रासायनिक परिवर्तन। गोबर गैस का निर्माण, एलपीजी का जलना, भोजन का पचना, अंडे का उबलना। अब अंडे का उबलना, इसके अंदर जो अंडे के अंदर है ना जो प्रोटीन होता है वो टूट जाता है, इस वजह से अंडे का जो उबलना है ना इसको रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। एलपीजी का जो जलना है वो भी जैव रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो जैव रासायनिक अभिक्रिया है वो सारी किस में आएंगी? रासायनिक अभिक्रिया के अंदर आएगी, रासायनिक परिवर्तन के अंदर आएगा, ठीक है। बीज का अंकुरित होना, किण्वन, किण्वन से शराब बनती है ना, ग्लूकोज के किण्वन से अल्कोहल बनाई जाती है, ठीक है। फिर जंग लगने के सारे जो परिवर्तन है वो रासायनिक में आएंगे। लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला होना, तांबे का हरा होना। आप चांदी, अब आप सोचोगे कि चांदी तो काली होती है, तब उसको धो के लस्सी वगैरह से, दही वगैरह से उसको साफ कर लिया जाता है। हाँ कर लिया जाता है, लेकिन चांदी के ऊपर जो परत आती है ना उसके गुण धर्म अलग होते हैं चांदी से, ठीक है। और तांबे का हरा होना, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, ठीक है, नॉन रिवर्सेबल होते हैं, ये वापस अपनी कंडीशन में नहीं आ सकते, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कागज जल गया ना तो राख से हम वापस कागज नहीं बना सकते, स्थायी परिवर्तन होते हैं, एक बार बदल गया तो वो बदल ही गया, बस वापस से सेम कंडीशन में नहीं आएगा। फलों का रस, फलों के रस में कोई एंजाइम मिलाने से जब अन्य उत्पाद बनता है ना तो वो अल्कोहल होती है, ठीक है, ये सबको पता होगा। कार्बोहाइड्रेट से शर्करा बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? किसी पदार्थ में हुआ रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। कोई भी पदार्थ है उसके अंदर जो रासायनिक परिवर्तन हुआ ना उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे चूना पत्थर बनता है, किससे बनता है? बिना बुझा हुआ चूना जो होता है ना वो और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाएंगे ना तो चूना पत्थर बन जाएगा, ठीक है। अब इस तरह की चीज़ें हमसे कतई नहीं पूछी जाने वाली, लिखने को चाहे आप कुछ भी लिख लो, चाहे ये जो पूरा मैंने लिखा है ये आपको एक
नोट्स के ज़रिए, एक जैसे आप नोट्स बनाओ तो आपको ये ना लगे कि हमें कम पढ़ाया जा रहा है। बाकी मैं सच कह रही हूँ कि आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सीधे सीधे का मतलब है, सीधे भी नहीं कह सकते, व्यवहारिक जीवन से क्वेश्चन बनेंगे, और वो तो फिर अगर इस तरह की चीज़ों में उलझ के रह जाओगे तो वो क्वेश्चन फिर गलत होना स्वाभाविक है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ऊष्मा के आधार पर ऊष्माशोषी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो, बस इतना ही याद रखना। और ऊष्माक्षेपी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, मतलब ऊष्मा निकल जाए। इसमें ऊष्मा कंज्यूम होती है और इसमें ऊष्मा बाहर की तरफ निकल जाती है। फिर प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर होते हैं पदार्थ उत्क्रमणीय होते हैं और अनुत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय रिवर्सिबल ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है, मतलब जैसे ऐसे हुआ फिर ये वापस से सेम कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके की जो अभिक्रिया होती है ना उसको बोलते हैं रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय परिवर्तन। जैसे अभिकारक है वो चेंज हुआ उत्पाद में तो उत्पाद भी वापस अभिकारक में चेंज हो जाएगा। अभिकारक जब उत्पाद बनेगा ना तो अग्र परिवर्तन कहते हैं, और उत्पाद जब अभिकारक बनेगा तो उसे पश्च परिवर्तन कहते हैं। फिर जो है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में हो। जैसे दूध फट गया, क्या वापस दूध बन सकता है उसका सही? नहीं बन सकता। दूध से दही बनने के बाद दही से दूध बन सकता है? नहीं बन सकता, ये नॉन रिवर्सिबल है। जंग लगना, लोहे को वापस से सेम कंडीशन में ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। फिर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के आधार पर, ये कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन। इसके अंदर आपको बस इतना ही याद रखना है, किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन का जब त्याग किया जाता है ना वो तो ऑक्सीकरण होता है, और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है तो वो अपचयन होता है। बस ये दो ही चीज़ें याद रखनी है, इतना डीप कोई नहीं पूछता, ठीक है। ये दोनों अभिक्रियाएं हमेशा इकट्ठी होती हैं, अपचयन और ऑक्सीकरण है दोनों इकट्ठी होती हैं, ये अलग अलग नहीं होती, ठीक है। इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जब ये इकट्ठी होती है, इकट्ठी ही होगी, हमेशा इकट्ठी होगी, ठीक है, और इकट्ठी होगी तब इनको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। जिस तत्व में यौगिक का ऑक्सीकरण होता है उसे तो अपचायक बोलेंगे, और जिस तत्व या यौगिक का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक बोलेंगे, ठीक है। यानी उल्टा हो रहा है, जिसका ऑक्सीकरण होगा ना उसको तो अपचायक बोलेंगे, और जिसका अपचयन होगा ना उसको ऑक्सीकारक बोलेंगे। और प्रबलतम अपचायक है ना वो लिथियम है, और ऑक्सीकारक है ना प्रबलतम, सबसे प्रबलतम, सबसे सर्वाधिक जो प्रबल होने वाला ऑक्सीकारक है वो फ्लोरीन है, और अपचायक लिथियम। तो ये यहाँ तक हमने ये टॉपिक कवर कर लिया। इसके बाद इसका थोड़ा सा पार्ट और है, वो करने के बाद में नेक्स्ट टॉपिक ले लेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग और रिलेवेंट मैटर पढ़ना, ठीक है। स्कॉलर पूरी दुनिया है, लेकिन सारे स्कॉलर कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते, है ना। तो आपको स्कॉलर नहीं बनना, आपको बस एग्ज़ाम पास करना है। ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, इसमें भी बोल रही हूँ। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू। जय हिंद।